नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी 3 दिन पहले देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चर्चा यह शुरू हो गई उत्तराखंड की राजनीति में कि निशंक को उत्तराखंड में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या निशंक को उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि निशंक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 3 बातों का जिक्र किया केंद्र में रखकर, ये तीनों ही बातें उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। पहली बात, निशंक ने कहा उत्तराखंड में हिमाचल राज्य जैसा भू कानून बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त यह मुद्दा बहुत ही अधिक चर्चा में है। गैरसैंण में 1 सितंबर को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से स्वाभिमान रैली का आयोजन होने जा रहा है। यह पूरा अभियान उत्तराखंड में सख्त भू कानून पर ही केंद्रित है। कांग्रेस नेता हरीश रावत भी भू कानून की बात कर चुके, सख्त भू कानून का समर्थन कर चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी कह चुके हैं राज्य में सख्त भू कानून चाहिए। यानी उत्तराखंड में यह मुद्दा अभी ज्वलंत है और बीजेपी के चारों ओर लिपटा हुआ है, बीजेपी सरकार के। अब सवाल यह उठता है, निशंक ने सख्त भू कानून का मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है और निशंक बीजेपी के ही बड़े नेता है। दरअसल यह एक तरीका होता है किसी भी आंदोलन के प्रभाव को कम करने का। जो आंदोलनरत लोग मांग कर रहे होते हैं, वो ही मांग अगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों की ओर से आने लगती है तो जनता में यह संदेश चला जाता है जो मांगा जा रहा है वो तो सत्ता देना ही चाह रही है, इस पर तो विचार हो ही रहा है। यह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बेवजह हो रहा है। इसीलिए निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त भू कानून की बात सबसे पहले रखी और जोरदार तरीके से रखी, यह माना जा रहा है। अब दूसरी बात पर आते हैं। इस बार 4 धाम यात्रा आपदा और प्रशासन की कुछ अव्यवस्थाओं के कारण प्रभावित हुई है। इससे कुछ लोग नाराज है उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा रूट पर पड़ते हैं और इससे आर्थिक लाभ उनको होता है। 4 धाम यात्रा के वक्त हर साल यह मुद्दा उठता है। राज्य के बाहर से आए लोगों ने यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट बना लिए। इस बार भी यह मुद्दा है। अभी केदारनाथ उपचुनाव होना है, इसमें भी यह मुद्दा रहेगा। बद्रीनाथ उपचुनाव में भी यह मुद्दा था। इसीलिए बीजेपी के भीतर अगर सख्त भू कानून की मांग आती है बीजेपी के भीतर से ही, तो संदेश यह जाएगा सत्तारूढ़ दल इस पर गंभीर है। लोकल लोगों के कारोबार पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और यह सब सख्त भू कानून के जरिए ही हो सकता है, रोका जा सकता है। अब तीसरी बात पर आते हैं। अभी निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सदन में कहा 500 करोड़ रुपए का इंतजाम कर उत्तराखंड में सरकार को गिराने की साजिश रची गई। निशंक इस मामले पर भी खुलकर बोले। उन्होंने जांच की मांग की और सच क्या है इसका पता लगाने की वकालत की, और वो भी एक तय समय में। आप एक बात पर गौर कीजिए, सच क्या है वैसे तो यह जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर कहीं पर कुछ चिंगारी लगी हुई भी है तो उमेश कुमार के खुलासे, हरीश रावत के लगातार आ रहे बयान और निशंक के इस पर बोलने के बाद अब किसी की हिम्मत भी नहीं है जो धामी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का ताना बाना बुन सके। क्योंकि बीजेपी का हाईकमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, यह बर्दाश्त करने की स्थिति में तो फिलहाल बिल्कुल ही नहीं है। कोई पार्टी का नेता ही अपनी सरकार के विरोध में षड्यंत्र रचे और अगर उत्तराखंड सरकार के साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है तो संदेश यह चला जाएगा यह बदलाव 500 करोड़ रुपए के सहारे हुआ है, जिस 500 करोड़ रुपए की बात उमेश कुमार सदन में कर रहे थे। बीजेपी का हाईकमान इस तरह का बुरा परसेप्शन बनवाना नहीं चाहेगा उत्तराखंड में, बल्कि पूरे देश में मैसेज यह चला जाएगा कि यह जो खेल हुआ है इसके पीछे 500 करोड़ रुपए है। जांच के बाद क्या सच है क्या झूठ है ये तो सामने आएगा ही, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। परसेप्शन के सहारे ही बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लकीरें खिंच जाती है, बहुत सारी दूसरी लकीरें छोटी हो जाती है। पैसा लेकर दूसरे दल की सरकार गिराने की बात तो होती रहती है देश की राजनीति में, लेकिन अपनी ही सरकार गिराने का परसेप्शन तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो। इसीलिए यह तय मानिए उमेश कुमार के जो खुलासा हुआ है उसके बाद, हरीश रावत के बार बार बोलने के बाद और निशंक के भी इस पर बोलने के बाद उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, बीजेपी की मौजूदा सरकार है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उमेश कुमार भी अपनी बात को बीजेपी के ही कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का जिक्र कर रख रहे हैं और हरीश रावत भी इस मामले की चर्चा के दौरान बीजेपी में मौजूद कांग्रेस से गए कुछ नेताओं की चर्चा करते करते ही बातें करते हैं। अब चौथी बात पर आते हैं। निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
उनकी पार्टी भविष्य में जो भी दायित्व देगी उसको स्वीकार करेंगे, वो पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे, सम्मान करेंगे। अब सवाल यह आता है, निशंक को क्या मिलने जा रहा है उत्तराखंड बीजेपी में? क्या उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की राह बननी शुरू हो गई है? क्योंकि महेंद्र भट्ट तो राज्यसभा चले गए हैं, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है। उनकी जगह कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो गढ़वाल को भी साध सके, जातीय समीकरण भी साध सके, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साध सके। निशंक इन मानकों पर एकदम फिट बैठते हैं। इसके साथ ही एक और बात पर गौर कर लीजिए, उत्तराखंड बीजेपी में जो बार बार अफवाहों का धुआं उड़ता हुआ दिखता है, इस धुएं को देखकर बार बार यह कहा जाता है इसके पीछे कहीं ना कहीं गढ़वाल में बीजेपी में उलझे हुए तार है, समीकरण है। गढ़वाल में बीजेपी में कुछ चल रहा है। यह जो अफवाहें राजनीतिक हवा में बार बार उड़ती है, निशंक के उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनने से ही अफवाहें भी शांत हो जाएगी। निशंक 33 साल बाद उत्तराखंड की राजनीति में गैर जरूरी हुए हैं। बीजेपी ने उनको हरिद्वार से लोकसभा का टिकट नहीं दिया। निशंक के टिकट को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काटा है। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समीकरण इन दिनों चर्चा में रहते हैं और इस समीकरण की काट निशंक हो सकते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या उत्तराखंड बीजेपी के अगले अध्यक्ष निशंक होंगे? नमस्कार, मैं योगेश राणा।